नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने पैक उत्पादों पर लागू जीएसटी को लेकर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वरुण गांधी ने ट्वीट किया कि दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जीएसटी लागू है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया ये फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने आगे लिखा है कि जब राहत देने का वक्त था तब हम आहत कर रहे हैं। देश भर में कुछ जरूरी सामान और सेवाएं महंगी हो रही हैं। आटा, दही, पनीर, होटल की कमरे और हॉस्पिटल के बेड तक पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर व्यापारी संगठन से लेकर विपक्ष तक सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और ऐसे में क्या बढ़ती महंगाई में इन सब चीजों पर जीएसटी लगाना वाजिब था कि नहीं, इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज पैनल पर खास गेस्ट जो है वो भी मौजूद हैं। हम आपका सबसे पहले उनसे परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले कांग्रेस से हमारे साथ वर्चस्व पांडे जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से के शुक्ला जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। के शुक्ला जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आवाज मिल पा रही है आपको? के शुक्ला जी, के शुक्ला जी, आवाज मिल पा रही है? ठीक है। वर्चस्व पांडे जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज आ रही है जी। वर्चस्व पांडे जी, एक बार फिर से देखा जा रहा है कि देश में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और कांग्रेस की अगर यहाँ पर बात कर ले तो कांग्रेस हमेशा देखा जाता है कि जब बेरोजगारी की बात आती है, महंगाई की बात आती है, तब सबसे पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती है। लेकिन अब जिस तरीके से जीएसटी बढ़ा दिया गया है, जो खाने पीने वाली चीजें हैं वो महंगी होती नजर आ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? वर्चस्व पांडे जी, देखिए, पहले तो मैं दो बात आपको बताना चाहूंगा। ये जो मोदी सरकार राष्ट्रवाद और हिंदू धर्म का ढोंग करती है, इसको ये ढोंग करना आप छोड़ देना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पर देश के एक एक नागरिक को जिस प्रकार से महंगाई से परेशान किया जा रहा है, और जब महंगाई बढ़ाई जाती है तो कोई न कोई एक जुमला देश के सामने रख देते हैं। जैसे इस समय हर घर तिरंगा एक जुमला ला दिया गया है कि आदमी देशभक्ति के उस अफीम में फिर से डूब जाए और इस महंगाई को भूल जाए। लेकिन इस बार जो है कि जनता इस चीज को छोड़ने वाली नहीं है। और जहां तक रही दूसरी बात, वो सावन का कल पहला सोमवार था जिसमें हम लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं और हिंदू धर्म को अपना प्रथम मानते हुए ये सरकार चलती है कि हम हिंदू धर्म के पुरोधा है और देश को हिंदू देश बना देंगे, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब कल ही के दिन डेयरी प्रोडक्ट्स की महंगाई जिस प्रकार से जीएसटी इन्होंने बढ़ाया है, सोचिए दूध, दही, घी, जिससे हम लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं या फिर जो लोग व्रत रहते हैं वो लोग उसी का सेवन करते हैं, उसका दाम इतना ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है कि आदमी व्रत अब कुछ खा भी ना सके या भगवान को कुछ अर्पित भी ना कर सके। तो ये लोग धूनी है, ये लोग हिंदू धर्म के नाम पर सिर्फ अपना व्यापार कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, जबकि इनको हिंदू धर्म से या दुनिया के किसी धर्म से या किसी राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ अपनी कमाई से मतलब है। ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब सवाल किए जाते हैं, सरकार हमेशा यही कहती है कि आमदनी में भी तो इजाफा हुआ है लोगों की। आपको क्या लगता है? आमदनी में इजाफा हुआ अगर सरकार कहती है तो फिर सरकार के सामने डाटा रखना चाहिए, हम सबको मिलकर रखना चाहिए और सभी न्यूज चैनलों को रखना चाहिए कि जब से कोरोना महामारी आई है तब से लेकर आज तक दिन प्रतिदिन लोग अपने रोजगार को खो रहे हैं और लोगों की कमाई में इजाफा कहां। आज के समय में मैं बता रहा हूं, मीडिया इंडस्ट्री की बात करता हूं कि जिस समय हम लोग मीडिया के एक टाइम में वर्क करते थे उस समय हम लोग की सैलरी हुआ करती थी 20 से 25 हजार रुपए। आज वहीं हम लोग 12 से 13 हजार रुपए, या यहाँ तक कि मैंने अपने बहुत से साथियों को देखा जो 8 से 9 हजार रुपए पे काम करने पे मजबूर है। तो आमदनी बढ़ी कहाँ है? और सरकार ने भी जो बाकी सरकारी वेतन उद्योगों के साथ इस प्रकार का न्याय करती जा रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी ठीक है। विवेक पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। विवेक पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। विवेक पांडे जी, एक बार फिर से देखा जा रहा है कि देश में महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और उस पर अगर देखें विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है।
आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से महंगाई, ये जो भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यकों को चाहे हिंदू मुस्लिम करके तुष्टीकरण करने के बाद जिस तरह का माहौल पूरे देश में पैदा किया है, अब इस फजीयत से बचने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा हमेशा ऐसे प्रपंच रचते आई है कि मुख्य विषय से लोगों का ध्यान भटक जाए। वर्तमान मौजूदा समय में जिस तरह से एक उत्तर प्रदेश में लुलु मॉल का उदाहरण ले लीजिए, जिस तरीके से निवेशकों में असुरक्षा की भावना पैदा करना, अब महंगाई, बेरोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, प्रदेश के विकास के फेल, हर मोर्चे पे भाजपा सरकार जो है वो अपनी फजीयत को बचाने के लिए लोगों को ऐसे विषय अंतर करके लेके जा रही है जिससे कि लोग इन मुद्दों पे बात न कर सके। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको कुछ चीजें बहुत जिम्मेदारी के साथ याद दिला दूं, ये वही भाजपा सरकार है जो कोविड के समय डिजिटल रैलियां कर रही थी बिहार के अंदर सरकारी खर्च पे। कोई राजनीतिक दल के खर्चों पे ये रैलियां नहीं हो रही थी। और उससे भी सबसे बड़ी बात ये है कि आपको और हमको आज ये तय करना पड़ेगा कि भाजपा सरकार केवल अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है या भाजपा एक चुनी लोकतांत्रिक ऐसी सरकार है जो कि जनहित के लिए बनाई गई थी। आप उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख देता हूं। 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है मैंने। वर्तमान महंगाई दर जो है 8.38% के साथ खुदरा मुद्रास्फीति 7.79% हो गई है। आरबीआई लगातार ब्याज में बढ़ोतरी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम स्टैगफ्लेशन के सबसे बड़े खतरे के सामने खड़े हैं, जो कि आपने श्रीलंका में अभी देखा। स्टैगफ्लेशन होता क्या है? किसी इकोनॉमी में तेज महंगाई और सुस्त ग्रोथ की स्थिति जब एक साथ पैदा होती है उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। फूड इंडेक्स 1.6% से बढ़ के 8.38% पे आ गया। तेल वसा 2.5% से बढ़ के सीधे 17.28% पे है। और सबसे बड़ी बात सुनिए, जो कि आपने कभी देखा, कभी आकलन नहीं किया होगा, सभी ने इस देश में पार्ले बिस्किट खाई है। जो बिस्किट पहले 13 पीस मिलती थी, अब वो 11 पीस आती है पार्ले के पैकेट पे। 10 रुपए वाला कोलगेट 25 ग्राम टूथपेस्ट जिसमें आता था, अब 18 ग्राम हो गया। और 100 रुपए की कैडबरी 150 ग्राम से 100 ग्राम पे आ गई। लेकिन अभी महंगाई नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि सीतारमण जी ने ये नहीं कह दिया कि मैं पनीर, लस्सी, ये तो इसका सेवन ही नहीं करती। अब आप सबसे बड़ी बात एक और देख लीजिए, 2011 से 17 के बीच में जीडीपी उत्तर प्रदेश की 6.9% थी, जो 17 से 20 में 5.6% पे घट कर आ गई। और लगातार जिस तरह से फर्जी आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, जिस तरह से नीति आयोग को झुटलाया जाता है, सीएजी की रिपोर्ट को झुटलाया जाता है, एनसीआरबी के आंकड़ों को झुटलाया जाता है, आर्थिक मोर्चे पे जो विफल सरकार है, जिस तरह जीडीपी के इंडेक्स जारी किए जाते हैं उनको झुटलाती है, तो ये भाजपा सरकार अपने सुशासन को धोखा नहीं दे रही है। ये भाजपा सरकार इस चुनी हुई जनता लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में अग्रसर है। जिस तरह ये राजनीतिक परिवारवाद की बात करते हैं, उसी तरह ये व्यापार केंद्रीय जो अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण करते हुए व्यापारवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, व्यापारवाद का केंद्रीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, कल को ऐसा ना हो कि एक गलत निर्णय अडानी अंबानी का पूरे देश की इकोनॉमी को क्रैश कर दे। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि अन्य बड़े वर्गों के जो व्यापारी हैं, जैसे अडानी अंबानी को छोड़ के जैसे बजाज हो गए, वेदांता हो गए, फिर उसके बाद हमारे देश में गोदरेज हो गया, एक से एक व्यापारी जो कि बहुत सक्षम है, उनको भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए था। लेकिन इन्होंने केवल अडानी अंबानी अपने दो मित्रों को खुश करने के लिए सारी संस्थाएं, आप देखिए जितनी सरकारी संस्थाओं का विनिवेश हुआ है वो केवल अडानी या अंबानी के हाथों में है। तो मुझे लगता है कि ये एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत पूरे देश में सामंतवादी व्यवस्था लागू करते हुए गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर, मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स का बोझ डालने के साथ ये केवल और केवल इस देश में फांसीवादी मानसिकता से इस देश को चलाने का और संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय के लिए घातक है। अभी तो ये इनको सरकार बनानी है, तो अब ये 24 के अनुसार काम करेंगे। ये कभी भी उन स्कूलों से कभी नहीं लेते जो कि ईसाइयों के मिशनरी स्कूल होते हैं, उनके ऊपर ये कभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। महंगी फीस, करोड़ों का धनोपार्जन, लेकिन इन स्कूलों ने नगर निगम को टैक्स तक देने की कवायद नहीं करी। ठीक है विवेक पांडे जी, विवेक पांडे जी, लेकिन जब जीएसटी की बात सामने आई थी उसमें यही बोला जा रहा था कि इससे जनता को फायदा मिलेगा, जो व्यवसाय हैं उनको काफी ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से अब जीएसटी में 5% का इजाफा कर दिया गया है, उससे अगर देखा जाए, अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों को कितना लाभ इससे देखा जा रहा है कि मिल पा रहा है?
मैं आपको लाभ और हानि का सबसे सरल समीकरण समझाता हूं, जिसको कि सुनने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाएंगी। उत्तर प्रदेश में 2200 से अधिक पूर्व विधायक हैं जिनको 25,000 से 35,000 तक की पेंशन दी जाती है। 25,000 पेंशन टैक्स फ्री, मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से, टैक्स फ्री पेंशन 25,000। 5 साल में 2,000 की वृद्धि होती है अगर कोई रह जाता है, और 10 साल में वो 35,000 रुपए पाता है 10 साल के बाद। तो 63 करोड़ रुपए पेंशन पे प्रति वर्ष टैक्स फ्री माननीयों को दिया जाता है, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोपी रहे हो, चाहे उन्होंने क्षेत्र में कभी काम किया हो, चाहे उन्होंने जनता के कभी संवाद किया हो। कभी आप फोन कर दीजिए, अभी किसी सांसद विधायक का फोन शायद उठेगा, लेकिन उनको टेलीफोन के भत्ते, महंगे भत्ते, आवास भत्ते, ट्रेवलिंग भत्ते सब मिलते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा एक बात को, देश में 458 विधायक, 4,582 विधायक, सॉरी अपनी बात को करेक्ट कर रहा हूं, देश में 4,582 विधायक जिनके ऊपर 750 करोड़ टैक्स फ्री वेतन खर्च किया जाता है, और देश में 790 सांसद, हर महीने 21 करोड़ 33 लाख, मतलब 255 करोड़ 96 लाख रुपए टैक्स फ्री सैलरी। ये सांसद और विधायकों को, मतलब अगर मैं इन दोनों को लगभग जोड़ भी दूं अगर, तो 7, 8, 9, मतलब ये 1,000 करोड़ के ऊपर का खर्च केवल और केवल टैक्स फ्री, वो टैक्स फ्री राशि की बात हो रही है जिसपे कि आम जनमानस हर वस्तुओं पे, हर मूल्यों पे टैक्स पे करता है। पानी की बोतल से लेकर के दूध तक पे इन्होंने टैक्स लगा दिया है। आप और हम टैक्स भरेंगे, लेकिन ये जो माननीय है, इनको जो सुविधाएं मिली हैं, इन्होंने शायद ही कभी सिलेंडर या दूध भी खरीदा हो। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, 1,000 करोड़ से ऊपर का खर्चा तो केवल टैक्स फ्री जा रहा है हमारा, जो कि आम जनमानस के पैसे को बट्टा लगाने का प्रयास है। मैं कहता हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक सवाल आज देश के सामने रखना चाहता हूं। ये हमारे जो चुनिंदा माननीय विधायक, सांसद जो भी है, प्रतिनिधि हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 पेंशन उठाने वाले लोग जो हैं, 1 रैंक 1 पेंशन की जो भाजपा बात करती थी, वो चाहे सेना के लिए हो, चाहे आम जनमानस के लिए हो, मैं कहता हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं लागू करना चाहती सरकार भाई? हम तो विपक्ष में होकर के आज ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि समय की मांग है। आज भारत की अर्थव्यवस्था अगर चरमरा रही है, इकोनॉमी बोन हमारी कमजोर हो रही है, तो क्यों आप ऐसे कदम नहीं उठाते? आप माननीयों को खुश करने के लिए, क्योंकि 2024 से चुनाव है, अगर इन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए माननीयों पे किसी भी तरह का भार या टैक्स लगाना शुरू किया, तो भाई विद्रोह होने की आशंका है। मैं तो पूछ रहा हूं, अगर आप देश की राजनीति संचालित कर रहे हैं कि आप एक राजनीतिक दल के लिए केवल काम कर रहे हैं, ये भी आपको तय करना पड़ेगा। और ये जो 1,000 करोड़ से ऊपर का मैंने आपको अभी आंकड़ा दिया, ये टैक्स फ्री आंकड़ा जो है, ये देश की अर्थव्यवस्था पे बट्टा लगा रहा है, और आपको हमको समझना पड़ेगा। आप और हम अगर ITR फाइल नहीं करते तो हमारे दरवाजे पे नोटिस आ जाती है, लेकिन इनको समाज सेवा, जन सेवा, राज्य सेवा के नाम पे 1,000 करोड़ से अधिक का जो इस देश में खैराती खर्चा हो रहा है, इन खर्चों पे लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि 5 साल का मतलब ये नहीं होता कि कोई सांसद विधायक पूरी तरह से खुद को योग्य भी साबित कर पाता है अपने क्षेत्र में आपने किए हुए विकास कार्यों से। ठीक है, ठीक है विवेक पांडे जी। के शुक्ला जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। के शुक्ला जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है जी, ठीक है। के शुक्ला जी, अब क्या कहेंगे, क्योंकि अब बीजेपी के नेता भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं, और आपने शायद देखा भी होगा, वरुण गांधी का ट्वीट भी सामने आ गया है, जिसमें ट्वीट करते हुए उन्होंने ये लिखा कि दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे जो पैक्ड उत्पाद हैं उसमें GST लागू कर दी गई है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच ये फैसला जो लिया गया है, वो यही सवाल कर रहे हैं कि मध्यम वर्गीय परिवारों पर इसका एक बुरा असर पड़ रहा है। अब क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं विपक्ष तो लगातार सवाल उठा ही रहा है, लेकिन अब खुद बीजेपी की तरफ से भी अब सवाल उठने लगे हैं। के शुक्ला, देखिए पहली बात तो मुझे ये कहना है कि GST काउंसिल जो भी दरें तय करती है, तो GST काउंसिल में देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि रहते हैं, और कई सरकारें ऐसी हैं जो विपक्षी दलों के द्वारा चलाई जा रही हैं जी। और GST काउंसिल जब कोई दर तय करती है, तो जो मेरी जानकारी है वो सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आधार पर तय किए जाते हैं। जाहिर है कि इन चीजों पर जो दाम बढ़ाए गए हैं, जिनकी बड़ी आलोचना कर रहे थे, भी मुझे उनका पूरा परिचय नहीं मालूम है जो लोग बोल रहे थे, क्योंकि मुझे उसमें जुड़ नहीं पाया था, तो जो लोग बोल रहे थे उनका एक बार परिचय बता दीजिएगा, तो मैं फिर उस बातों का भी जवाब दूंगा जो वो लोग बोल रहे थे। तो इन दरों की बढ़ने की सहमति में छत्तीसगढ़ का भी मुख्य प्रतिनिधि शामिल है, मध्य प्रदेश, वहां का राजस्थान का भी शामिल है, वहां उड़ीसा का भी शामिल है,
बंगाल का भी शामिल है, यानी सभी लोगों ने मिल करके जो तय किया है जीएसटी काउंसिल वो निर्णय लागू करती है। अगर जीएसटी काउंसिल ये देख रही, और वास्तव में इन चीजों को मैं इस बात से सहमत हूं कि दूध और दही चीजें, लेकिन वो दूध और दही के जो पैक आते हैं जी, जो खुले में बिकेगा, जो दूध घोसी में लेके आपके दरवाजे आता है या घोसी के यहाँ से लेके आते हैं, उस पर नहीं जीएसटी लगेगी। जो दही हलवाई के यहाँ बिकेगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां पैक बेचेंगी उस पर जीएसटी को संस्तुति की गई है। मैं समझ रहा हूं कि भारत की 75% 80% जनता अपने घोसी के यहाँ से दूध लेती है, लाती है, वो दही हलवाई के यहाँ से लेती है, उसके ऊपर इस चीजों का असर नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ 15-20% जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं जो पैक्ड फूड खाते हैं उन्हीं के ऊपर इस चीज का असर पड़ेगा। इसलिए जन सामान्य पर इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। अभी हमारे एक सज्जन हमारे इसके पहले जो बोल रहे थे, जो बता रहे थे इतने विधायकों को इतनी पेंशन, इतने एमपी को इतनी पेंशन, वो किस पार्टी के प्रतिनिधि है कृपया बताने की कृपा करिए। वो जो भी बोल रहे थे उनको ये बताइए कि ये पेंशन शुरुआत किसने की? ठीक है। जनप्रतिनिधियों को पेंशन देने का बीज किसने बो दिया? के शुक्ला जी, वो बात का विषय है, वो बात का विषय। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने इस बात को पहले रखा है, उन्होंने जीएसटी के बढ़ाए हुए दामों पर बाद में चर्चा की। पहले उन्होंने कहा इतने विधायक इतनी पेंशन पा रहे हैं, इतने एमपी इतनी पेंशन पा रहे हैं, इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सवाल है कि इस पेंशन की शुरुआत कहां से हो गई? ये तो ये कायदे से जनप्रतिनिधियों को पेंशन देनी ही नहीं चाहिए। ये तो जन सेवा का काम है। इसके लिए पेंशन का प्रोविजन किस बात के लिए किया गया है ये तो पहले कोई बतावे कि इसकी शुरुआत कहां से की गई, किसने किया? ना तो मोदी जी ने किया ना अटल जी ने किया। शुरुआत उसके पहले हुई है, उसके पहले जो सरकारें थी उन्होंने इसकी शुरुआत की। सवाल है क्यों शुरुआत हुई? आपने बीज बो दिया, अब जब बीज का फल पेड़ बड़ा हो रहा है तब आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए। जहर आप बो दीजिए, जब जहर फैलने लगे तो उसको, हाँ, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में इस जहर का भी इलाज भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। ठीक है के शुक्ला जी, लेकिन जिस तरीके से ये बात कही जा रही थी कि जब जीएसटी लागू होगा व्यापारियों को थोड़ी सी बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, जो जनता है उसको राहत मिलेगी, आपको क्या लग रहा है कितनी राहत व्यापारियों को मिल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस पर सवाल खड़े करने लगा है। आप क्या जवाब देंगे? कितनी राहत जो है वो मिलती हुई नजर आई है? क्योंकि अभी आप ये बात कह रहे हैं कि जितने भी पैक्ड चीजें हैं सिर्फ उन्हीं के दाम बढ़े हैं जीएसटी की वजह से, लेकिन जो खुले उत्पाद हैं उसके दाम नहीं बढ़े। लेकिन देखा अगर जाता है कि जब कोई भी चीजों में बढ़ोतरी होती, जब किसी के दामों में इजाफा होता है, उसका असर जो है वो बाकी चीजों पर भी धीरे धीरे पड़ता हुआ ही नजर आता है। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, हाँ, पहली बात तो जो विपक्षी के प्रतिनिधि यहाँ पर विपक्ष प्रतिनिधि बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे थे जी। हम लोगों ने बहुत साल विपक्ष में राजनीति की है और बचपन से मैं भाजपा से जुड़ा रहा, जनसंघ से। मैंने ये देखा है कि जब भी महंगाई बढ़ती थी, भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कई प्रदर्शन कई धरने का मैंने खुद नेतृत्व किया और मैं गया हूं जहां पर हम लोग शुरू कर देते थे बड़ी जोर महंगाई है जब से कांग्रेस आई है, खा गई राशन पी गई तेल, ये देखो कांग्रेस का खेल। लेकिन हमें तो सड़कों पर कहीं विपक्षी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं शोर बचाते हुए। अरे आप जनता के इतने कष्ट में अभिभूत हो गए हैं तो काहे के लिए नहीं सड़कों पर निकलते हैं? काहे नहीं धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं? लगाइए महंगाई पर एक धरना, करिए जनता से बंद का आह्वान, भारत बंद का आह्वान करके दिखाइए। आपको पता चल जाएगा कि जनता कितना पीड़ित है, कितना प्रताड़ित है। आपके अंदर ताकत नहीं, आप केवल स्टूडियो में बैठ करके आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं और देश की जनता को भ्रमित करने का कोशिश करते हैं, जो आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसी का कारण है। इसी तरह के सवाल आप सन 2022 में उठाते थे, 19 में उठाते थे, 17 में उठाते थे, 14 में उठाते थे और हर बार जनता ने आपको मुंह तोड़ का जवाब दिया है। आज जनता के सामने आइए, फील्ड में आइए, इन विषयों को लेकर आंदोलन करिए, जेल भरो आंदोलन करिए, एयर कंडीशन से बाहर निकल के आइए और आकर के धरना प्रदर्शन जुलूस निकालिए। तब मैं जानूंगा इस प्रश्न के प्रति आपकी गंभीरता है, इस प्रश्न को आप सॉल्व करना चाहते हैं और फिर आप जनता आपका साथ देगी। आप आके
सही करिएगा सब चीजों को, लेकिन वो आप नहीं करेंगे। टीवी पर बैठकर भाषण दे देंगे और चले जाएंगे घर में, फिर एयर कंडीशन में बैठ जाएंगे। तो आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से वरुण सवाल नहीं, सवाल नहीं उठाना चाहिए, सवाल को हल करने के लिए धरना प्रदर्शन जुलूस निकालना चाहिए, जवाब जेल भरो आंदोलन करना चाहिए। ठीक है, उसका जवाब देने के लिए विपक्ष है हमारे साथ, लेकिन जो वरुण गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? के शुक्ला जी, वो तो यही कह रहे हैं कि कौन कर रहा है? संघर्षरत युवाओं की जेबें और देखिए मैडम, ऐसा है, सुब्रमण्यम स्वामी राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड राज्यसभा सदस्य थे, वे दलीय बंधन से मुक्त हैं, वे जो उनको मन में आता है वो आज से नहीं। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जब युवा जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैं लखनऊ महानगर और लखनऊ विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी को जानता हूं। वो दलीय बंधन से मुक्त हैं, उनको जो समझ में आता है, जो वो करना बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि वे इस बार तो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट हो गए हैं, इसके पहले भी वो राज्यसभा लोकसभा में विभिन्न दलों के सहयोग से आते रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब वो आगे अपने राजनीतिक भविष्य को तलाश कर रहे हैं और वो अपने हिसाब से अपना बोल रहे हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर उनके विचार नहीं है। आप भाजपा के किसी नेता के बारे में बताइए, प्रवक्ता के बारे में बताइए, मंत्री के बारे में बताइए। सुब्रमण्यम स्वामी स्वतंत्र चिंतक हैं, वो अपने हिसाब से अपनी बात रखते हैं, उनको रखने दीजिए। जी ठीक है। के शुक्ला जी, वर्चस्व पांडे जी क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं अब सवाल यहाँ पर देख रहे हैं आप भी किस तरीके से उठने लगा है, कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी तो ये कह देती है कि तब भी बहुत ज्यादा महंगाई थी, तब हम सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करते थे, तब हम भी आवाज उठाते थे महंगाई। अरे जेल में बंद रहे हैं मैडम, जेल में, लखनऊ की जेल में 15 दिन में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन बन रहा हूँ। ठीक है वर्चस्व पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए शुक्ला जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे कि जेल में बंद रहे हैं, प्रदर्शन किए हैं और महंगाई के लिए पता नहीं क्या क्या इन्होंने ऐसा कर डाला कि महंगाई जो है हाय तौबा करके भाग गई थी। मैं इनको बताना चाहूंगा कि जिस समय ये प्रदर्शन किया करते थे उस समय इस देश में एक लोकतांत्रिक सरकार थी, इस देश के संविधान को मानने वाली सरकार थी, इस देश के मूल्यों पे चलने वाली सरकार थी। अरे पांडे जी आप देश की करोड़ों जनता का अपमान कर रहे हैं। ये सरकार भी जनता द्वारा चुनी गई है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार का आप अपमान कर रहे हैं, यानी आप देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ा रहे हम, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी और हमारा क्या मजाक उड़ाएंगे? जनता ने आपका मजाक उड़ा दिया है, आपका नेता राहुल गांधी का मजाक उड़ा दिया है, जो यहाँ धरना प्रदर्शन जुलूस निकालने के बजाय चाहे जाते हैं वहाँ लंदन में छुट्टी मनाने, और कहाँ जाते हैं कोई जानता नहीं है, ऐसी करने चल देते हैं। आज का मजाक हमारा उड़ाएंगे, मजाक तो आज का जितना उड़ा रहेंगे। तो ही घोषित कर दिया जाता है। आप अरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा से आप शून्य हो रहे हैं, देशद्रोहियों की सरकार है ये। आप विधान परिषद से गायब हो चुके हैं। निकल करके आता है जब कोई भी मारा जाता है हमारे बात करते हो यार पांडे जी महाराज, आप भी लोग देश के करोड़ों जनता का जो 2022 में यूपी में बहुमत दिया उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए जनता आपके मजाक उड़ा रही है। और इस देश के संविधान को न मानने वाली ये सरकार है। जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी उस समय सबकी बात सुना जाता था और सबको अपने प्रकार से अपनी बात रखने का मौका। हाँ, कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी संविधान की रक्षा। अरे जो जिस जज ने फैसला दिया था उसको भी आपने नहीं बख्शा था। ठीक है ठीक है। जिस जज ने, अरे भाई क्या है आपकी कांग्रेस की लोकतंत्र की हत्यारी, कांग्रेस की लोकतंत्र की रक्षक थी, इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस। पांडे जी महाराज मुद्दों पे फैसला लिया, उस पर आपने राज्यसभा भेज दिया। शुक्ला जी, लोकतंत्र की हत्या करना कोई आपसे सीखे। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा शुक्ला जी, जिस समय आप बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे उस समय मैं कुछ बोल नहीं रहा था, इसलिए आप शांति से मेरी बात सुन सकते हैं। और सुनिए मेरी बात, फेंकिए नहीं हमारे बीच में, चुपचाप एकदम सुनिएगा। और जितना आपने धरना प्रदर्शन किया आपके ऊपर एक भी देशद्रोह का मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा था। मैंने भी प्रदर्शन किया इस सरकार के खिलाफ विधानसभा के सामने, आपने नहीं किया है। हम लोग भी इस
इस सरकार के खिलाफ आए हैं। हम भी जेल में बंद रहे। आप 15 दिन थे, हम 18 दिन बंद थे जेल में। चलो कहाँ भैया, चलो कहाँ? चले अरे काहे फिर भी बात बोल रहे हो? क्या शुक्ला जी, ठीक है। कांग्रेस वाले वो तो अब अपने नेता राहुल गांधी पूछिए, चुनाव के पहले भी बात चले गए। प्रॉब्लम होती है तो वो बाहर चले जाते हैं, बीच चुनाव में बाहर चले जाते हैं। शुक्ला जी, करता हूँ कि हत्या करा के देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रही है। शांति से मेरी बात सुनिएगा। महंगाई पर चर्चा और महंगाई की बात सुनिए। ठीक है वर्चस्व पांडे जी, आऊंगी आपके पास। ठीक है सर, इस तरीके से प्लीज मत करिए कि किसी को बात ही ना समझ में आए। हमारे बीच में बोलते जा रहे हैं, ये बोले मैं कुछ नहीं बोला हूँ। ठीक है के शुक्ला जी, सवाल आपसे रख रही हूँ, जवाब भी आप ही दीजिए। के शुक्ला जी, जिस तरीके से एक आप कहना है रोटी कपड़ा और मकान के बाद अस्पताल भी महंगा हो गया है, देखिए परेशान है इससे। देखिए एक बात सुन लीजिए, जीएसटी है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जवाब दे लेने दीजिए उनको। कांग्रेस अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है मुफ्त की रेवड़ी बांट बांट करके हमने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। मुफ्त की रेवड़ी बांटने के कार्यक्रम को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। शर्म करिए। अब आप कह रहे हैं इसीलिए गरीबों को, आप कह रहे हैं अस्पताल महंगा हो गया, इसीलिए गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना दे दी गई है। इसीलिए अब गरीबों के का गोल्डन कार्ड बन गए हैं। वो कहीं भी प्राइवेट अस्पताल में भी जाके दिखावें, उनका मुफ्त इलाज होना शुरू हो गया है। नहीं होता है। आज ये सब चीजें शुरू हो चुकी है, लेकिन अब ये नहीं होगा। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे, अब ये नहीं हो पाएगा। अब जो जिक्र करते हैं उनके लिए सारी सुविधा देंगे। बाकी और मैं इतना जानता हूँ अभी कांग्रेस से मित्र बड़ा विरोध में है। अभी मध्य प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव ये बता रहे हैं वहाँ के परिणाम कि कांग्रेस और विरोधी दलों की बातें कितनी खोखली है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी इतने सालों बाद भी नगर निकाय और नगर निगम से साबित हो गई मध्य प्रदेश में। ठीक है, आज भी है और आगे भी रहेगी। ठीक है ठीक है, आऊंगी आपके पास। विवेक पांडे जी जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि आप भी देख रहे हैं किस तरीके से ये महंगाई बढ़ रही है। जीएसटी में 5% का इजाफा किया गया, उसके बाद एक तरफ ये बातें कही जा रही थी कि राहत मिलेगी जनता को महंगाई से, और दूसरी तरफ ये भी बातें सामने आई कि व्यापारियों को भी जीएसटी से लाभ मिलेगा, लेकिन किसी तरह की खुशी जो है वो नजर नहीं आ रही है। हालांकि जिस तरीके से रोटी कपड़ा और मकान की बात तक तो ठीक था, उस पर भी सवाल हालांकि उठाए गए, लेकिन अब अस्पतालों की बात भी सामने आ गई। अस्पताल महंगे हो गए हैं। समाजवादी पार्टी भी देखा जा सकता है, जब महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी की बात आती है, तब भी वो लगातार प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरी, लेकिन अब क्या किस तरीके से इसका घेराव कर रही है? विवेक पांडे जी, आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ समझनी पड़ेगी कि भाजपा की जो नीति थी, भाजपा जब सरकार में आई थी 15 साल के बाद, जब इनकी वापसी हुई थी, जब 15 साल तक जनता ने इनको सरकार से बाहर रखा और 15 साल के बाद जब इनकी वापसी होती है, उस समय इनका एजेंडा क्या था? उस समय इनका सबसे बड़ा एजेंडा था विदेशों से काला धन लाना। अब मैं आपको एक चीज बता दूं जो कि स्विस बैंक के हवाले से जारी किया गया, जो कि भारतीय गृह मंत्रालय को दी गई जानकारी के अनुसार स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 50% बढ़ा है। 14 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंची रकम, जो कि काला धन नहीं, सारा पैसा भारतीय निवेश का वहां पे गया है। ये वृद्धि 2020 के अंत में 20,500 करोड़ रुपए और जमा खातों में जमा राशि 4,800 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। 4,800 करोड़ रुपए तक, मतलब 14 साल का उच्चतम स्तर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक, 30,500 करोड़ रुपए से अधिक। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को आकलन करना है कि आपका जो कथनी, आपकी करनी, इन दोनों में अंतर जो है वो साफ दिखाई दे रहा। आप कहते हैं आप झोला उठा के चल देंगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि काला धन लाने की जगह आप भारत का पैसा समेट के चल देंगे। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है डिबेट की भी एक मर्यादा होती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, लगातार अच्छे काम करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी भारत को वैश्विक सूचकांक के हर इंडेक्स में लगातार गिरावट दर्ज कराते हुए डेमोक्रेसी इंडेक्स में 10 स्थान नीचे खसका करके ले आती है, जो कि ब्रिटेन का जाना माना प्रकाशन समूह द इकोनॉमिस्ट ग्रुप द इंटेलिजेंस यूनिट की वजह से हर साल एक इंडेक्स जारी करता है, जिसमें कि 165 देशों की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 19 की रिपोर्ट है, 51 से 41वें स्थान पर भारत सड़क के नीचे आ जाता है। और डेमोक्रेसी अभी भी इनके हिसाब से लोकतंत्र भारत में जीवित है। जिस तरीके से इन्होंने चुनी हुई सरकारों को प्रभावित करके लगातार
पैसे का दुरुपयोग करते हुए, खरीद फरोख्त करते हुए। महाराष्ट्र में 3,000 करोड़ का केस सबने देखा। आसाम में जनता पीड़ित थी, लेकिन वहां विधायकों की 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और ये बात सदन में उजागर भी हो गई। इन्हीं के नेता ने हंसते हंसते स्वीकार की। तो मुझे लगता है थोड़ा सा गंभीरता और परिपक्वता के साथ जो धरने देते हैं, जो पुराने नेता होते हैं ना, गंभीरता और परिपक्वता होती है, अट्ठास करके व्यंग्यात्मक उनको तर्क देने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आज जिस तरह से लोहिया में 1 रुपए की पर्ची बनती थी 100 रुपए, सामान्य दरों पर जिस तरीके से जांचें होंगी, भाई सीधी बात है, आपकी मंशा इलाज देना नहीं है। लोहिया पीजीआई सभी लोग जानते हैं, लखनऊ में रहने वाले, किस तरीके से वहां बेड मिलता है। जब तक जुगाड़ ना हो वहां सुनवाई नहीं होती है। ये बात करते हैं चिकित्सा सुविधाएं देने की। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप किसी पेशेंट को ले जाके पीजीआई में तुरंत एक बेड दिला के दिखा दीजिए, बिना किसी अप्रोच के। ये बात करेंगे जिस आधुनिक चिकित्सा की ये बात कर रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश की बदहाली बता दूं मैं। लोहिया और पीजीआई में जब तक आपके सोर्स नहीं हो, सामान्य व्यक्ति को वहां पे बेड अवेलेबल नहीं होता मैडम। 8-8 घंटे 6-6 घंटे सुबह से लाइन लगती है। डिजिटल कर दीजिए ना, डिजिटल इंडिया तो आप ही लेके आए थे, डिजिटल करिए ना। पुलिस विभाग आज तक आप डिजिटल नहीं कर पाए। लगातार आपकी कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है, महंगाई दम तोड़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, चिकित्सा के क्षेत्र में आप पिछड़ते जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में। उसका कारण क्या है वो भी सुन लीजिए। जब से भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन योजना लाई, और जब पेंशन का पैसा इन्होंने जब से उठा के अपने करीबी मित्रों को, जैसे यूपी पीसीएल का एक फ्रॉड सामने आया था, आपको याद होगा, यूपी पीसीएल के पेंशन के पैसे इन्होंने डीएचएफएल को दे दिए थे उठा करके, जिसमें 23 अरब रुपया, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के पीएफ का पैसा 23 अरब रुपया दे देते हैं डीएचएफएल में इन्वेस्ट करते हैं, और 578 करोड़ रुपए की हेराफेरी हो जाती है। तो मुझे लगता है इस तरह से जब से इनकी कुनीतियों ने देश को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया, देश का पैसा, संरक्षित पैसा जब से उन्होंने अपने मित्रों को देना शुरू किया, तब से देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल होती जा रही है, गर्त की तरफ जा रही है। और ये इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक भगोड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दामोस में मोदी जी का मंच साझा करता है, तो ये उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो भाई मुझे लगता है कि ये आपकी गंभीरता पे, आपकी राजनीतिक परिपक्वता पे प्रश्न चिन्ह है। इस पे विपक्ष को आरोप पड़ने से आपके दामन साफ नहीं हो जाएंगे। आज सरकार में आप बैठे हैं, 70 साल का इतिहास देखने से पहले, पिछले 7 साल का इतिहास देखने से 70 साल का दुगना बजट खर्च करके भी आप भारत के किसी सूचकांक में भारत को उठा नहीं पाए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, हर मोर्चे पे आप फेस। युवा अगर नौकरी मांगने जाता है तो भाजपा कार्यालय पे लाठियों से पीटा जाता है। 50% से अधिक इनकी पूर्ववर्ती भर्तियां, योगी सरकार की पहले कार्यकाल की, सारे पे पर्चे लीक है। 9,500 यूपीएसआई भर्ती, पर्चे लीक है, और उसके बाद भी आप नियुक्तियां करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। ये 18 लगाने से, कुत्सित केवल मजाक उड़ाने से ये मजाक रह गई है। राजनीति को आपने मजाक बना के रख दिया है। आप समाज सेवा करने नहीं आए हैं, आप अर्थ सेवा करने आए हैं, केवल अपने विशेष चुनिंदा मित्रों की। और ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला भविष्य आपको भी उसी नजर से देखेगा जैसे आज आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो फांसीवादी मानसिकता से जिस तरीके से आपने इस देश को संचालित करने का प्रयास किया है, माफ कीजिएगा, जमाना बहुत आगे निकल चुका है। सोशल मीडिया का जमाना है। प्रौद्योगिक क्रांति जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी लेकर के आए थे, आज वो 5G की तरफ बढ़ रही है। तो आप वो दिन भी मत भूलिए जब ट्विटर से ही आप लड़ पड़े थे, केवल इसलिए क्योंकि आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। तो भारतीय राजनीति बदलाव की बयार मांगती है। भारतीय राजनीति में बदलाव का दौर हर युगों में चला है, और आज आप सत्ता में हैं, कल हम सत्ता में रहेंगे। आज ईडी आप लगा रहे हैं पीछे हमारे, सीबीआई आप भेज रहे हैं, कल हम लगाएंगे। तो ये दौर भी याद रखने की जरूरत है। ठीक है के शुक्ला जी, आखिरी प्रश्न का जवाब आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि चर्चा को समाप्त करने का भी वक्त हो चला है। के शुक्ला जी, देखिए जीएसटी, पहले ये बता दीजिए, ये सज्जन जो बोल रहे हैं इनका थोड़ा परिचय बता दीजिए, किस पार्टी के हैं, क्या जी? विवेक पांडे जो भी बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी से हैं वो। ठीक है के शुक्ला जी, लेकिन कौन सा बोल रहे हैं जी? हेलो जी, विवेक पांडे जी अभी सपा से बोल रहे थे। ये सपा के विवेक पांडे जी बोल रहे थे जी? अच्छा, तो सपा के जो विवेक पांडे जी अभी बोल रहे थे, वो बड़े अच्छे आंकड़े में रहे थे, जैसे कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। इनको ये नहीं मालूम होगा, दर्ज करवाएंगे क्या आप? अरे भैया पहले आप सुन लीजिए, हमको भी अब आप अभी बीच में बोलेंगे तो आगे आप ही नहीं कहीं बोल पाएंगे। अब मैं इनके विषय में सुन लीजिए, सपा को अपने गिरबान में झांकना चाहिए।
आखिर सपा क्यों हो गई सपा, ये इनको पहले सोचना चाहिए। क्यों इनसे चचा शिवपाल इनसे बाहर हो गए, कह रहे 3,000 रुपए के 3,000 करोड़ के हम लोगों ने महाराष्ट्र में सरकार बदल दी। अगर महाराष्ट्र का आदमी बिकाऊ क्यों था, वहां का विधायक और एमपी क्यों कांग्रेस के लोग बिकाऊ होते हैं, क्यों समाजवादी पार्टी के लोग बिकाऊ होते हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आपने अपने सहयोगी अगर राजभर को तो साथ रख नहीं पाए आप। ठीक है के शुक्ला जी, लेकिन अगर जवाब दे लिया हो आपने, जवाब दे लिया उनके, ठीक है। आपके यहाँ सिंहासन सुनिए खाली के होता शुक्ला है। जी, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, जिस सचा ने आपकी शुक्ला पार्टी जी, को अब बनाने बात में सुन मजबूती लीजिए। प्रदान की, जिस सचा ने अपने खून पसीने से सपा को सींचा, उसको तो आपने दूध की मक्खी से निकाल भागा, क्योंकि आपकी राजशाही चलती है। आप यहाँ लोकतंत्र नाम की चीज पांडे जी, है। ठीक है। और के शुक्ला जी, अब बात सुनिए के शुक्ला जी, अखिलेश यादव के लड़के को बैठा देंगे, के शुक्ला जी, अखिलेश उनके अभी यादव सवालों का जवाब देना नहीं है आपको। तो ये जो परिवारवाद आप लेकर चल रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता आता है और राज्य से लोगों को सफाया कर देता है। भ्रष्टाचार दिखेगा, हमारे यहाँ पर्चे लीक होते हैं तो पर्चा लीक करने वाला गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज के समय में पर्चा भी लीक हो जाता था, बिक भी जाता था, फिर भी नियुक्ति हो जाती है, पैसा लेकर के नियुक्ति। अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो जवाब दीजिए सबसे पहले। मुद्दे पे आइए। के शुक्ला जी, बात जीएसटी की हो रही है, जनता परेशान है, आज यही सवाल लेकर बैठे हुए, क्योंकि विपक्ष के साथ साथ अब कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के भी लोग भी सवाल उठा रहे हैं। वरुण गांधी का भी ट्वीट सामने आया है, और आज यही सवाल आखिरी आपसे यही रखना चाहूंगी कि क्या बोलेंगे अब आप? जनता परेशान है एक तरफ, आप यही राहुल गांधी बेनिफिट्स मिलेंगे। जवाब दीजिए तो ये लड़ाई क्या लड़ेंगे? के शुक्ला जी सुनिए, पहले शालीनता से बैठकर बात करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। के शुक्ला जी, अगर विपक्ष से सवाल रख रहा है और अगर आपकी पार्टी के लोग भी सवाल रख रहे हैं, तो आप बताइए ना, आप जवाब दीजिए ना कि महंगाई नहीं है, फायदा मिल रहा है जीएसटी से व्यापार। महंगाई एक ऐसा काम है जो सतत चलती रहती है। हमको ये भी याद है, हमारे पिताजी बताया करते थे कि उस समय एक आने किलो दूध बिका करता था, आज के दूध 100 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए किलो बिक रहा है। तो धीरे धीरे महंगाई की वजह, महंगाई के साथ आमदनी लोगों की बढ़ रही है। पहले जो रिक्शे वाला 10 रुपया रोज, 15 रुपया रोज कमाता था, 50 रुपया रोज कमाता था, आज वो रिक्शे वाला 30 रुपया रोज कमाता है। पहले जो सब्जी वाला 500 रुपए का ठेला लगा करके 100 रुपया कमाता था, आज वो 1,000 का ठेला लगा करके 500 रुपया कमा रहा है। महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़ रही है। आमदनी और महंगाई का रेशियो रहता है तो जनता को कोई असर नहीं पड़ता। भाजपा सरकार होते हुए भी इतना पैसा कोई कमा सकता है, ये तो मैं सोचने लगा। हाँ, नंबर 2 को भी कमा सकते हो, मैं कांग्रेसी समाजवादी नंबर 2 की कमाई बंद है, इसीलिए आप बुला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की नंबर 2 की कमाई हो गई है बंद, आप उड़ा नहीं पा रहे हैं मौज, इसीलिए आप लोगों से एक ही सिर में उड़ा रही है, बैंक में डाल करके। ठीक है। अरे भैया, स्विस बैंक में अखिलेश यादव का खाता होगा, लगातार बोल रहे हैं, हमारे यहाँ किसी का खाता नहीं होगा। शुक्ला जी ना आप बता आप दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 साल गुजरात में रहे, आप जेल में भेज देते, कहीं भेज पाए? आपने सीबीआई उनके खिलाफ लगाई। कितनी बार बोलना पड़ेगा, कैसे बात रख रहे हैं आप? ये सुरक्षा भाषा में एक तरह से दिक्कत नहीं हो पाएगी। बात रख रहे हैं, क्या संदेश जा रहा है इससे, क्या संदेश जा रहा है? के शुक्ला जी, अगर सवाल रख रही है, कोई भी पार्टी सवाल पूछ रही है, जनता सवाल पूछ रही है, तो आप जवाब दीजिए इसका कि नहीं महंगाई नहीं है, आमदनी बढ़ी। आप इस चीज को रखिए ना। आप अगर इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से अपनी चीजों को उठाएंगे, तो कैसे समझ में आएगा किसी को? पैनल पर बैठे शायद जितने भी गेस्ट हैं उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा वो कि आप कैसे बातें रख रहे हैं। ठीक है के शुक्ला जी, समय दिया जा रहा है आपको, ठीक है। वर्चस्व पांडे जी जी क्या कहेंगे, क्योंकि के शुक्ला जी को शायद अब आवाज नहीं मिल पा रही होगी। अपनी बात को सबसे पहले तो शालीनता से रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ना इससे हमें समझ में आता है ना दर्शकों को समझ में आता है। लेकिन आज साफ साफ ये है कि जिस तरीके से बताया जा रहा लोगों की आमदनी बढ़ी है, हाँ, तो खर्च भी तो उसी साथ जिस तरीके से ये इन्होंने बताया कि एक आने में दूध मिल जाया करता था, तो ये क्यों नहीं बताते कि उस समय एक आने में अनाज भी मिलता था और उस समय की कमाई भी जो है 1 रुपए होती थी। आज की जो है कि जिस प्रकार से दाम हर चीज का बढ़ रहा है, तो इन्होंने कहा कि उसके
पैरामीटर में आप देखेंगे तो कमाई बढ़ी है, लेकिन उस 1 रुपए में जो एक पूरा एक झोला भर जाता था सब्जी का, आज वही उसी के मुकाबले अगर 300 रुपए मिल रहा है तो 300 रुपए में आप झोला भर के सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए आप 1000 रुपए खर्च करना होगा। एक परिवार को अगर पेट भर खाना खाना है तो उसका पेट 50 रुपए में नहीं भर सकता, उसके लिए 100 से 150 रुपए खर्च करना होगा। लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय देखी जाए तो 70 से 75 रुपए है। तो किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारी देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है, जबकि और भी दिन पर दिन बर्बाद होती जा रही है। हर मामले में अर्थव्यवस्था हमारी टूट रही है, कि किसी से छुपा नहीं। बड़े से बड़े अर्थशास्त्री इस बात का जवाब दे रहे हैं। तो सरकार को सचेत हो जाना चाहिए इस चीज को लेकर के, और आगे तो देश में इस तरीके की घटनाएं न घटे और अब आर्थिक रूप से हम मजबूत बने, उसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। उसके लिए विपक्ष के नेता जो पहले भी इस तरीके की परिस्थितियों से निपट चुके हैं, उनसे बैठ के एक बार बात करनी चाहिए। ठीक है, उसके घमंड में क्यों नहीं रहना चाहिए। ठीक है वर्चस्व पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस से आज हमारे साथ इस खास चर्चा में वर्चस्व पांडे जी जुड़े थे कांग्रेस से, साथ ही साथ बीजेपी से के शुक्ला जी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ विवेक पांडे जी जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज आपने भी देखा किस तरीके से बढ़ती हुई महंगाई से जनता जो है वो काफी परेशान है, और विपक्ष भी लगातार अब सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं वरुण गांधी ने भी एक ट्वीट कर दिया, और उन्होंने ट्वीट करते हुए जिस तरीके से लिखा है कि दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे जो पैक्ड उत्पाद है, जीएसटी लागू है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच ये फैसला जो लिया गया है, मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर जो किराए के मकानों में जो लोग रह रहे हैं उन पर एक बहुत बड़ा असर जो है वो पड़ रहा है। और आज इस चर्चा में हमने भी देखा किस तरीके से अपनी बातें रखी, विपक्ष ने भी कई सवाल उठाए जिसका जवाब आज बीजेपी ने भी दे दिया, और बता भी दिया कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आमदनी भी बढ़ रही है। कई तरह के सवाल जो थे वो सामने निकल के आए, कई तर्क अपने अपने रखे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।